हाँ जी क्लास, तो वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 4 चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9। ठीक है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और केपलर्स के तीनों लॉ। ठीक है ना, मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड ये बताया था कि एवरी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे प्लैनेट अगर सन के नज़दीक है तो उसकी वेलोसिटी हाई हो जाती है और अगर दूर है तो कम हो जाती है। ठीक है, जिससे ये कंक्लूजन मिला था। और थर्ड था हमारा टाइप टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहाँ पर टी क्या है आपका टाइम पीरियड है प्लैनेट का और आर है रेडियस ऑफ द प्लैनेट इन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उस ऑर्बिट का रेडियस है जिस ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ। ठीक है, तो आज इसी का प्रूव कर लेते हैं। पहले देखो मैंने क्या बताया आपको, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आपको याद हो मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंस बताई थी कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है बेटा वो कहाँ से आ रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो वहीं से केपलर का थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाएगा। देखो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले भी बताया था, ये रेडियस है आपका और ये डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ बॉडी 1 टू द सेंटर ऑफ बॉडी 2। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ठीक है ना, तो ये मास ऑफ सन हो गया, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, और ये आर एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस बाई आर। ये हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हमें ये प्रूव करना है। अब देखो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वो क्या रहा है यहाँ पर कि एक प्लैनेट जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, एक प्लैनेट जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है। एक मिनट में थोड़ा प्रॉपर बना देता हूँ। ये कोई प्लैनेट है और ये कोई ऑर्बिट है, यहाँ पर ये प्लैनेट मान लीजिए अर्थ की मैं बात कर लेता हूँ और ये हमारा सन है। तो अर्थ जो है ना वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है, ये उसकी रेडियस है। ठीक है जी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कौन सी है? ये वाली है। इसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और टाइम कितना लगेगा एक राउंड पूरा करने में? टाइम पीरियड जितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसे। देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस बाई आर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस बाई आर। ठीक है, अच्छा तो टी को यहाँ ले जाओ और आर को यहाँ ले आओ। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब और ये नीचे आ जाएगा जी एम एस। ठीक है ना, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, मास ऑफ सन। तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? आर क्यूब के। और टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? के आर क्यूब। और के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू अगर मैं इसी क्वेश्चन से निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी? 4 पाई बाई जी एम एस। ठीक है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो केपलर थर्ड लॉ को। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो मैं आपको बता देता हूँ कुछ वैल्यूज जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। ये है बेटा, अच्छा मास ऑफ अर्थ पहली है, मास ऑफ अर्थ ये हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ सन ये होता है 7 × 10⁻30 kg। 7 ही है ना, सॉरी ये 2 है बेटा,
ये 2 है, 2 into 10⁻30 kg, और मास ऑफ मून होता है 7.4 into 10⁻22 kg। ठीक है, ये मास ऑफ सन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये होता है 1.5 into 10⁻11 मीटर। और क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ अभी आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था। रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6400 किलोमीटर या 64 into 10⁵ मीटर। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ मून हो गया, मास ऑफ सन हो गया, डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्टेंस एक रह गया बेटा, डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये होता है 3.84 into 10⁸ मीटर। यस, ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg, मास ऑफ सन 2 into 10⁻30 kg, मास ऑफ मून 7.4 into 10⁻22 kg, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 1.5 into 10⁻11 मीटर। इसको हम 1 AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोल देते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर या 64 into 10⁵ मीटर, 64। ओके, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये कितना है, 3.84 into 10⁸ मीटर। ये वो वैल्यूज हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, आपको ये लर्न होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और करा देता हूँ इसी लेक्चर में, वो है हमारा फ्री फॉल। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल नाम से पता लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा देखो, ये मैं कह रहा हूं कि मेरा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, और अब तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि अर्थ जो है ना हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ बोलते हैं इसको। एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट होती है। तो बेटा देखो, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इस अर्थ का मास तो आपको पता ही है, अभी हमने लिखा ये होता है। ठीक है ना, तो एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अगर वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो, अगर वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो जरा इमेजिन करो, ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए बेटा, ए और बी। ठीक है ना, अब ए से लेकर अर्थ का सेंटर की डिस्टेंस और बी से लेकर अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। ये डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस डिस्टेंस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है। तो पहली बात तो ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो अर्थ की तरफ, ठीक है ना, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, हाँ हम ये मान लेते हैं कि वहां पर एयर डेफिनेटली, अब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो एयर उसकी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, एयर रेजिस्टेंस तो होगा, एयर रेजिस्टेंस तो होगा, यानी एयर उस पर एक अपोजिंग फोर्स को डेफिनेटली लगाएगी ही लगाएगी। ठीक है ना, पर अगर ये वैक्यूम में हो रहा है तो वो 100% फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है ना, वहां पर एयर भी नहीं है और फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो उसको तो बोलेंगे फ्री फॉल। अब बेटा जब अलग अलग पॉइंट्स पर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जैसे नीचे आएगा डिस्टेंस कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी बी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ए पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कौन सा ज्यादा होगा, बी पॉइंट वाला। बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है किससे, ए से, क्योंकि बी की डिस्टेंस कम है। ये देखो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। तो इस फोर्स बढ़ने से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। अब वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू
ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है ये भी समझ लो। ग्रेविटी एक तरह का फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज अप्लाइड बाय अर्थ, विच इज अप्लाइड बाय अर्थ। यानी अर्थ के मास की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, पर इसको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया है। क्यों नाम दे दिया? क्योंकि ये किसकी वजह से लग रहा है? अर्थ की वजह से लग रहा है। ठीक है ना? तो हाँ, ये बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिखते हैं जी से। जी इसका सिंबल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। फ्री फॉल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट फ्रीली किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, सिर्फ आपकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है ना? और इस फ्री फॉल के दौरान उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती है, जिससे डिस्टेंस वेरी करता है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने से जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कैलकुलेशन के लिए इसको क्या लिख लेते हैं हम? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस की कुछ वैल्यूज, जैसे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ मून, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, रेडियस ऑफ अर्थ, ये कुछ वैल्यूज। फिर हमने केपलर लॉ का प्रूव किया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ साथ आपको बताया ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसकी वजह से लगता है? अर्थ की वजह से लगता है। और अर्थ का मास कितना बताया आपको? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली आप पूछ सकते हैं।